हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से दोस्तों आपकी मैथ की पेडागोजी। दोस्तों 15 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर में आए या ना आए, जो पेडागोजी है मैथ्स की लगभग एक जैसी दोस्तों उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स में पेडागोजी के क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं, किस प्रकार के मैथ्स में पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके सब्जेक्ट में दोस्तों इस बार कम से कम मैथ्स में भी 30 नंबर की पेडागोजी आपको देखने मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कक्षा 1 और 2 के, यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा पेन का वो बदल लूँ कलर। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कक्षा 1 एवं 2 के गणित। अब आप सोच रहे होंगे कि कक्षा 1 2 के स्तर का आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों पेडागोजी में क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हाई स्कूल लेवल या मिडिल स्कूल लेवल के ही पूछे जाएँ। कक्षा 1 एवं 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 1 एवं 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौखिक, यहाँ पर लिखित और सभी प्रकार के प्रश्न करवाए जाने चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा यानी कि हिंदी, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। गणित आजकल पहली से ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसको क्या कर दिया है कि भाषा के साथ उसको समायोजित कर दिया गया है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो यह सही है यहाँ पर। लेकिन बच्चा जो छोटा रहता है तो वह इतना ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाता है, इसलिए जो गणित है प्राथमिक स्तर पर भाषा और कला के साथ इसको क्या है समाहित कर दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि। यहाँ पर दोस्तों गणितीय मनोरंजनात्मक यानी कि आपके गणित से संबंधित खेल भी किए जाने चाहिए, क्रियाकलाप किए जाने चाहिए गणित से संबंधित, और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ भी यहाँ पर की जानी चाहिए। दोस्तों जो पहेलियाँ हैं गणित में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हर बार सीटेट में दोस्तों ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और यह वर्ग 3 में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और वर्ग 2 में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, वे विद्यार्थियों को उनकी गणितीय कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर लाते हैं। यानी कि जो गणित में एकरूपता और दैनिक चर्या के कारण जो ऊब जाते हैं बच्चों से बाहर लाते हैं, यह इनका उद्देश्य नहीं है। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ही करें, सभी को इसमें सहायता मिलती है। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्नातक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो सकता है। चौथा और हम देखेंगे, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंद और कम सीखने वालों के लिए ही उपयोगी हैं। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्नातक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। एक शिक्षक क्या कर रहा है गणित कक्षा में, इस समुदाय और भागीदारी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वह क्या सोच रहा है कि बच्चों को हम एक साथ मतलब कोऑपरेटिव करके सिखाएं, ट्यूटोरियल करके सिखाएं। तो यहाँ पर दोस्तों वह क्या कर रहा है, भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। उसे खालिस्तान नहीं करना चाहिए। अगर वह समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा दे रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, यह हो सकता है। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना चाहिए। जी हाँ, अलग अलग स्तरों से जुड़े कार्य प्रदान करने चाहिए। शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना चाहिए। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। प्रश्न हल के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना चाहिए। तो जी हाँ, या अगर समुदाय आप बना रहे हैं तो उनको छोटे छोटे समूह में विभाजित भी करना चाहिए। कई प्रकार के इस तरह से जुड़े हुए कार्य भी देने चाहिए। एक दूसरे के विचारों को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना चाहिए, ऐसा दोस्तों जरूरी नहीं है। जबकि यह 3 चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर दो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन 4 नंबर है, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खालिस्तान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। तो आपको बताना है कि गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खालिस्तान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, जी हाँ दोस्तों, भाषा जो गणित की भाषा है इसमें प्रतीकात्मक शब्दों की ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कई प्रकार के सिंबल देखे होंगे, इस प्रकार के देखे होंगे, इस प्रकार के सिंबल देखे होंगे, इस प्रकार के जो सिंबल रहते हैं दोस्तों, तो यह प्रतीक है, एक प्रकार की प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होता है। गहराई से समझ, तो यहाँ पर दोस्तों गहराई से समझ के कारण भी बहुत डीपली गणित को समझना पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि यह ना हो। और लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण, इस वजह से भी आपके क्या है, बच्चों को क्या होता है कि सूत्रों को स्मरण करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, छात्रों में रुचि और प्रेरणा कम हो जाती। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है और यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन और दिख रहे हैं नीचे, यानी कि जो ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट है दोस्तों, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, सेकंड और फर्स्ट यहाँ पर होगा, और यहाँ पर डी में फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से बच्चा क्या है, उबता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या है, गहराई को छोड़कर यहाँ पर आपको बताना है कि छात्रों की रुचि और प्रेरणा की कमी को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। तो यह भी दोस्तों उबने का एक कारण है, रुचि और प्रेरणा उसमें कम होती प्रतीकात्मक भाषा की वजह से, और प्रक्रियाओं में प्राथमिकता और सूत्रों को स्मरण की वजह से भी रुचि कम होती है। लेकिन गहराई से समझना, तो आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो बी सही हो जाएगा, यानी कि केवल सेकंड ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से बच्चा रुचि एवं प्रेरणा में कमी नहीं होती है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये विशेष शिक्षा के समान है, तो ऐसा हो भी सकता है। प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, तो उपचारात्मक शिक्षण में प्रत्येक जो छात्र पर ध्यान दिया जाता है, केवल विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, केवल विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए ही नहीं होता है, जबकि सबके लिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि सभी के लिए उपयोगी होता है। उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यह भी इसके लिए मतलब इसकी विशेषता है उपचारात्मक शिक्षण की, और यह भी इसकी विशेषता है, फर्स्ट भी इसकी विशेषता है। लेकिन प्रत्येक छात्र पर, यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, बी भी इसकी विशेषता है, लेकिन जो फर्स्ट है इसकी, ये विशेष शिक्षा के समान है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जबकि यह थर्ड विशेष जो है, तीन ऑप्शन इसकी सही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये विशेष शिक्षा के समान, तो यह विशेष शिक्षा के समान नहीं है। यह एक सामान्य शिक्षा में ही है, लेकिन प्रत्येक छात्र पर ध्यान दिया जाता है, ज़रूरत वाले छात्रों पर ध्यान दिया जाता है, जो पिछड़ गए हैं उनको भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खालिस्तान बनने में सहायता करना होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, यानी कि असाधारण बच्चे, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं या जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनके उपचार के लिए विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खालिस्तान में बनने में सहायता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको शारीरिक तौर से सक्षम, भावनात्मक रूप से सक्षम और आपका आर्थिक रूप से स्वतंत्र, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित। तो दोस्तों जहाँ पर सामाजिक या पर्यावरण की बात की जाए, तो वहाँ पर सबसे जो आपका सही ऑप्शन हुआ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित होना चाहिए। चाहे वह बच्चा असाधारण हो या साधारण हो या पिछड़ा हुआ हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित बनने में करना, मतलब सहायता करना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको लग रहे होंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं, दोस्तों ये मैथ्स में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर इसी प्रकार के मैथ्स में पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण कौन सा उद्देश्य है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है।
गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब संख्याओं की बात की जाए प्राथमिक स्तर पर, संख्याओं पर बच्चा क्या करता है, संक्रियाएं करता है, मात्राओं का मापन करता है आदि। दोस्तों एक प्रकार से ये क्या है, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य में दोस्तों संख्याओं पर गिनना, संख्याओं को संक्रिया करना, जोड़ना, घटाना इत्यादि क्या है, संकीर्ण उद्देश्य में आ जाते हैं। जबकि आपके विस्तृत उद्देश्य में क्या आ जाएंगे, गणित की मूल अवधारणाओं को समझना, उनके नियम को समझना इत्यादि चीज़ें क्या हैं, आपकी विस्तृत उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जो फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो ह्यूरिस्टिक शब्द है, ये ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, ह्यूरिस्टिक शब्द है जो ग्रीक भाषा की ह्यूरो शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका की अर्थ होता है खोजना या मैं खोजता हूँ। जिसके कि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आपके आर्मस्ट्रांग हैं। इन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि को दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा खोज करना। ह्यूरिस्टिक शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है खोज करना। सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है। सार्वभौमिकता को, व्यवहारिक विज्ञान को, अमूर्तता को और तार्किक विचार को। जहाँ पर बात की जा रही कि सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से, यानी कि जैसे हम क्षेत्रफल, आयतन, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ठोस वस्तुओं के द्वारा, जो मूर्त वस्तुएं हैं, जो सामने रखी हैं वस्तुएं, उनको दिखाकर ही सभी वस्तुओं को हम नहीं समझा सकते। अगर किसी चीज़ का आपको आयतन बताना है, कुछ करना है, तो आपको ठोस वस्तुओं के अलावा और भी कई अन्य उदाहरण देने होंगे जिससे आप उनको अंदर की चीज़, बाहर की चीज़ें, उसकी अवधारणाओं को सही तरीके से समझा सकें। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित कर रहा है, अमूर्तता। गणित की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, अमूर्त होती है, सिर्फ मूर्त नहीं होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है और सार्वभौमिक भी होती है और आपके तार्किक विचार भी होती है। तो यहाँ पर जो ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता, यह कथन किस विशेषता की ओर इंगित करता है, अमूर्तता की ओर इंगित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। तो यहाँ पर बताना है हमें पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना और पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना, पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना। दिए गए सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पर है सही हैं। तो आपको बताना है कि पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना भी है, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री, विषय वस्तु का चयन करना भी है, पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही हो सकता है आपका। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं, यह भी आपका सही है। शिक्षण सहायता छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं को और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। शिक्षण सहायता, यहाँ पर दोस्तों शिक्षण सामग्री की बात की जा रही है। जो शिक्षण सहायता आपको दिख रही है शिक्षण सामग्री है। यहाँ पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया जाता है। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करती है, यह भी सही है। तो सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, तो आपको यहाँ पर बताना है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता इसमें से क्या है। गैर अनुमानित, अनुमानित, प्रत्यक्ष अनुभव, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जहाँ पर दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव की बात की जाए तो इससे सही जो शिक्षण सहायता कोई हो भी नहीं सकती। कोई जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री की बात करें या आप किसी को सहयोग की बात करें तो प्रत्यक्ष अनुभव अगर ऑप्शन दिया है तो इससे अच्छी कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें बच्चों द्वारा
कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई उसे खालिस्तान अभिव्यक्ति कहते हैं। यदि बच्चे द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से, तो आपको यहाँ पर पॉइंट को पकड़ना है, जहाँ पर नवाचार तरीके से कहा गया हो तो सीधा आपको आंख मींच कर लगा देना है कि रचनात्मक, यानी कि बच्चा जो क्रिएटिव है, रचनात्मक तरीके का बच्चा है, तो नवाचार तरीके से कोई एक्टिविटी करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, तो उसे कहते हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने छात्र को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया है और वह सभी चीज़ें जो वह उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है, यह अधिगम का कौन सा तरीका है। क्वेश्चन को आपको एक बार और अच्छे से पढ़ना है। एक शिक्षिका ने छात्र को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया है, यानी कि उसके पास में एक जो पेड़ लगा है उसका चित्र बनाने का कार्य दिया है और वह सभी चीज़ें जो उस पेड़ पर चारों ओर देख सकती है, यानी कि एक पेड़ है, बाजू में उसके एक पेड़ लगा है और उस पेड़ पर जितनी भी चिड़ियाँ बैठी हैं, कौवे, जो कुछ भी बैठा है, तो जिन चीज़ों को वह देख सकती है, जो उसके फूल पत्ते, उन सभी को बनाने का उसने एक व्यक्ति को कार्य दिया है। तो यह अधिगम का कौन सा तरीका हो जाएगा। सीधा सीधा है कि अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। एक जो बच्चा है वह किस प्रकार से चीज़ों को देखता है, किस प्रकार से उनको एक्सेप्ट करता है, तो यह दोस्तों होता है आपका अवलोकन विधि में। और भी इसमें नीचे ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ को, या जो टीचर है किसी चीज़ का एक नमूना देकर उन चीज़ों को क्या है प्रदर्शित करके उसको सिखाता है। जैसे कि आप प्रयोगशाला का उदाहरण ले लें, प्रयोगशाला में कोई भी जो है ग्लोब में पूरी चीज़ें हैं प्रदर्शित करके बच्चों को दिखाई जाती हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति विधि, तो यहाँ पर रचनात्मक अभिव्यक्ति की दोस्तों बात नहीं की जा रही है और यहाँ पर खेल कूद विधि भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा अवलोकन विधि। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। मूल कलाएं अक्सर बच्चों को वह अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं जो वे बोलना नहीं चाहते। इस माध्यम से कौन सी रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि मूल कलाएं, कौन सी कलाएं, मूल कलाएं अक्सर बच्चों को वह अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करती हैं जो क्या है वे बोलना नहीं चाहते, यानी कि जिन चीज़ों को वह बोल नहीं सकते उनको मूल कलाएं मतलब किसके द्वारा उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भाषण से तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बोल नहीं सकते की बात की गई है। बैंड का लाइव प्रदर्शन, तो दोस्तों बैंड का लाइव प्रदर्शन भी मतलब इससे कोई भी संबंध नहीं रखता है। संगीत भी दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक में बच्चे को बोलना पड़ेगा, तो यह भी इससे संबंध नहीं रखता है। गति एवं नृत्य, यानी कि आपका जो मूवमेंट है एंड डांस है, इसमें व्यक्ति क्या है बोल नहीं सकता लेकिन अपनी कलाएं प्रदर्शित कर सकता है, तो यहाँ पर आपका गति एवं नृत्य हो जाएगा। तो दोस्तों यही जो क्वेश्चन थे मैथ्स में जो आने हैं आपके, और इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इनसे रिलेटिव और बनते रहेंगे। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार के आप और सेशन चाहते हैं गणित पेडागोजी के लिए, और दोस्तों पर्यावरण पेडागोजी में पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी पेडागोजी में पढ़ाने वाला हूँ, और दोस्तों सभी की मिक्स है, यानी कि आपका जो शिक्षा शास्त्र है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, इसके लिए भी एक मेरा जो है एक दिन करके दोस्तों, एक दिन मैथ्स का, एक दिन हिंदी का, एक दिन EW मतलब उसका सामाजिक विज्ञान का, इन सभी की मैं दोस्तों पेडागोजी पढ़ाता रहूँगा और शिक्षा शास्त्र के दोस्तों क्वेश्चन में अलग से डालता रहूँगा। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।